और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे क्लिनिक्स बहुत सारे हो गए हैं। अब बस जरूरत है तो अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे डेंटिस्ट की। बेसिक बेसिक अगर हम बात करें, ज्यादा हमें हाई फाई नहीं जाना है, तो बेसिक आप 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैंने इवन ऐसे डेंटिस्ट भी देखे हैं जो मंथली का करोड़ अर्न करते हैं, 1 करोड़। अगर आप फोमो के चलते, कंपटीशन के चलते, एक रैट रेस के चलते हुए एमडीएस में एंटर करते हो, तो बिलीव मी, अगर आप एमडीएस हो भी गए ना, तो भी आप डिप्रेशन में रहोगे, आप परेशान रहोगे। So, hello everyone. This is Dr. Sunil Kumar. He is a dentist, clinician, a YouTuber, and an author. वो अब करेंटली अजमेर राजस्थान में अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, दैट इज डेंटल केयर वर्ल्ड सिंस लास्ट 3 years. He has also authored the book Dentistry Unlocked, which is quite a bestseller on Amazon. एंड उनका जो यूट्यूब चैनल है डेंटल जी, उस पे अराउंड 29,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू गाइस कैन चेक इट आउट. सो वेलकम सर. सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओपन अ डेंटल क्लिनिक आफ्टर बीडीएस इन इंडिया. सो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट होता है उसके दिमाग में होता है कि इज एमडीएस नेसेसरी. सवाल सबके लिए जरूरी है, और ये मेरे लिए भी था कि जब मैं अपनी इंटर्नशिप टाइम में था तब मेरे दिमाग में भी आता था कि कहीं एमडीएस करना चाहिए। और एक फोमो हो जाता है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर हम एमडीएस नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। लाइक हम हमेशा मास्टर्स की तरफ देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम बैचलर्स तो अच्छे बन जाएं पहले। तो मेरा इंटर्नशिप टाइम से यही फोकस था कि मुझे पहले एक अच्छा बीडीएस बन के दिखाना है। उसके बाद मैं एमडीएस की तरफ देखूंगा और सोचूंगा कि क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं। एमडीएस सिर्फ इसीलिए नहीं करना चाहिए कि वो कर रहा है या मेरा इस दोस्त ने कर लिया या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मुझे खुद को प्रूव करना है। नहीं, अगर आप ये सोच के एमडीएस कर रहे हो तो फिर आप गलत हो। अगर आप ये सोच के एमडीएस करते हो कि लाइक मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट है तो मैं ओरल सर्जरी में जाना चाहता हूँ, मुझे रूट कैनाल्स में इंटरेस्ट है तो मैं एंडो में जाना चाहता हूँ, मुझे स्माइल डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो मैं प्रोस्थोडोंटिक्स लेना चाहता हूँ, तो अगर आप अपने इंटरेस्ट बेस पे जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा एमडीएस करने में। लेकिन अगर आप फोमो के चलते, कंपटीशन के चलते, एक रैट रेस के चलते हुए एमडीएस में एंटर करते हो, तो बिलीव मी, अगर आप एमडीएस हो भी गए ना, तो भी आप डिप्रेशन में रहोगे, आप परेशान रहोगे, और एमडीएस करने के बाद अगेन यही सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अब क्या करें। तो एमडीएस भी हो गए। तो एमडीएस सिर्फ एक पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोलता। आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। लाइक जिसको जिस पॉइंट पे रियलाइज हो जाए कि उसे करनी है एमडीएस, तो वो एमडीएस करे, वरना मेरी मानो तो आप भागो मत किसी को देखकर कि नहीं मुझे करनी है। और जब भी आपकी इंटर्नशिप हो, इंटर्नशिप के बाद थोड़ा टाइम लो, कहीं पे प्रैक्टिस करो, या फिर इंटर्नशिप टाइम में ही किसी क्लिनिक को ज्वाइन करो, वहां प्रैक्टिस करो, कुछ पेशेंट्स करो। जब आप अपने पेशेंट्स करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। सर, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना ये डर होता है कि पेशेंट आके हमसे ये ना पूछ ले कि आप मतलब एमडीएस हो कि नहीं हो. देखो, जब आप नया क्लिनिक डालते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपसे लोग पूछते हैं कि आप बीडीएस हो या एमडीएस हो। लेकिन ऐसे जो लोग होंगे वो 10 में से सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, 10 में से 8 पेशेंट्स को इस बात का फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपने बीडीएस कब पास आउट करी है, क्या आपकी बीडीएस में बैक लगी थी या नहीं, क्या आपको डिस्टिंक्शन आई थी या नहीं। कोई कुछ नहीं पूछने वाला। सब लोग सिर्फ इसलिए आपके पास आएंगे कि आपका काम कैसा है। आप कई जगह पे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखोगे कि बीडीएस कई बार एमडीएस से आगे होते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। आप अपने आप को कितना ज्यादा स्किलफुल बनाते हो, आप पढ़ाई कितनी करते हो, आप अपने आप को टाइम कितना देते हो, आप इसके डेवलपमेंट में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो ये सोच के नहीं कि अपने आप को मत डराओ कि यार मेरे से क्लिनिक ओपन करने के बाद किसी ने पूछ लिया कि मैं बीडीएस हूँ, एमडीएस हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हालांकि मुझसे भी लोगों ने पूछा कि सर आप तो सिर्फ बीडीएस हैं, फिर। लेकिन फिर भी मैं अपना काम करता रहा। मैंने बोला ठीक है, मैं बीडीएस हूँ, लेकिन मैं बीडीएस होकर ही अपना काम करूंगा। तो मैं काम करता गया, और आज ऐसा टाइम है कि कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं एमडीएस हूँ या बीडीएस हूँ। लोग बस इलाज कराने आते हैं मेरे पास। That's it। यस सर, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. आई थिंक काफी डाउट्स क्लियर हो गए इस चीज से. ठीक है, तो सर सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रेजुएट होने के बाद मतलब राइट टाइम क्या है क्लिनिक ओपन करने का. राइट टाइम ये है कि अगेन आपका एक गोल होता है लाइफ में। जैसे आज आप बैठो और आप सोचो कि आज के 3 से 4 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। क्या आप खुद को एज अ बीडीएस काम करते हुए देखना चाहते हो? क्या आप खुद को एज अ कंसल्टेंट काम करते हुए देखना चाहते हो कि मैं क्लिनिक क्लिनिक नहीं डालने वाला, मैं तो एक जगह बैठूंगा, मुझे फोन आएगा, मैं जाऊंगा पेशेंट करके आ जाऊंगा। कुछ लोगों को ये लाइफ चाहिए होती है। क्योंकि देखो, ऐसे भी मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो क्लिनिक ओपन करके नहीं बैठे, एमडीएस है, अच्छा काम आता है, अच्छा हैंडवर्क है, लेकिन वो सिर्फ इसी चीज के लिए रहते हैं। उनको कॉल आता है, वो अपना काम करके आ जाते हैं। लाइक मेरा एक दोस्त है, इम्प्लांट करता है, उसको फोन आता है, वो इम्प्लांट करके आ जाता है,
आराम से 50,000 1 लाख रुपए ले लेता है, उसका काम हो गया। उसने ना क्लिनिक डाला है ना कुछ किया है, वो बस घूमता रहता है, आज इस कंट्री में घूम रहा है, आज इस कंट्री में घूम रहा है। उसको बस ऐसी लाइफ चाहिए। किसी को चाहिए होता है नहीं, मुझे मेरा नाम बनाना है, मेरा एक क्लिनिक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, मुझे अपने नाम को आगे बढ़ाना है। तो ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता। जब आपको लगे कि आपको काम आ चुका है, लाइक बेसिक अगर आपको डेंटिस्ट्री के आ गए हैं, लाइक आपको रूट कैनाल आता है, आपको बेसिक एक्सट्रैक्शन आता है, आप बेसिक डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक प्रोस्थो वर्क आना चाहिए। तो बेसिक कुछ 4-5 तरीके की ट्रीटमेंट है, अगर आपको वो आते हैं, जो बीडीएस करिकुलम में ही है, मैं एमडीएस की बात नहीं कर रहा, बीडीएस के अंदर ही जो आपको काम सिखाया जाता है, अगर आपको वो अच्छे से आता है, तो फिर आप क्लिनिक ओपन करने के लिए रेडी हैं। और फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कुछ फीमेल्स का जैसे क्लिनिक होता है, तो उनका कोई ऐसा लाइफ में टाइम आता है, प्रेगनेंसी का टाइम आता है, तब क्या होता है कि वो क्लिनिक पे नहीं बैठ सकते, और उस टाइम उनका क्लिनिक लगभग 6 से 8 महीने के लिए सेक्रीफाइस होता है। तो अगर उनका 1 महीने का 4 to 5 lakhs अर्निंग है, और 8 महीने क्लिनिक कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से वो कम हो जाता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस होता है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये उनको कहना चाहता हूँ, आप इस साइड पे भी सोच के देखना कि अगर आपको काम आता हो, और आप उस डॉक्टर के पास जाके बोलो कि मैम, पिछले अब आने वाले जो 8 महीने हैं, उनके लिए मैं आपका क्लिनिक संभालने वाला हूँ, बट आई विल चार्ज माई परसेंटेज अमाउंट, कि मैं जितने पेशेंट करूंगा मैं उतना परसेंटेज आपसे लूंगा। और मेरा काम ये है, मैं ऐसी आरसीटी करता हूँ, मैं ऐसे एक्सट्रैक्शन करता हूँ, मैं ऐसा कंप्लीट डेंचर बनाता हूँ। अपनी पूरी प्रोफाइल रेडी रखिए कि हाँ, मेरे बिफोर आफ्टर केसेस ये हैं, क्योंकि आप बीडीएस टाइम पे भी पेशेंट तो करते ही हैं, लाइक आप किसी क्लिनिक जाके भी पेशेंट तो करते ही हैं। तो जब भी आपको पेशेंट करे, इवन अगर आप स्केलिंग भी करते हैं ना, तो उसका बिफोर आफ्टर का जो पोर्टफोलियो है ना, अपने पास रखा करो, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको दिखाना पड़े ना कि मैं ऐसा काम करता हूँ, तो उस डेंटिस्ट को आप ही की तलाश है। और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आज के टाइम पे क्लिनिक्स बहुत सारे हो गए हैं, अब बस जरूरत है तो अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे डेंटिस्ट की, क्योंकि अगर मेरे पास आज 40 पेशेंट्स आ रहे हैं, तो मैं अकेला 40 पेशेंट नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है और बीडीएस स्टाफ की और एमडीएस स्टाफ की। तो आई थिंक अभी के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको इस डायरेक्शन में भी एक बार सोच के देखना चाहिए, क्या पता जो आपके व्यूवर्स उनमें से कोई एक ऐसा निकल के आए जिसको इसी डायरेक्शन की जरूरत हो। यस। जी। अगर कोई मतलब ग्रेजुएट है जिसने अपने बीडीएस में ज्यादा काम नहीं किया हो और उसको काम सीखना हो तो वो कहाँ से सीख सकता है? काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो हमारा जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं स्टेट के अंदर, वहां पर ऑब्जर्वरशिप करके वैकेंसीज होती हैं, वहां पर आप पे करके सीख सकते हो। लाइक जैसे मैं अजमेर की बात करूं, तो अजमेर के अंदर जो हमारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज है, वहां पर ऑब्जर्वरशिप रहती है, लाइक आप 6,000 रुपीज 3 मंथ के पे करते हो, उसके बाद आप आराम से वहां पर काम सीख सकते हो, या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हो। साथ में अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक को ज्वाइन करते हो जो पर्सन गवर्नमेंट जॉब करता है, लाइक सुबह वो गवर्नमेंट के अंदर बैठते हैं, शाम को आकर वो अपना क्लिनिक संभालते हैं, तो आप ऐसे क्लिनिक को ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए एडवांटेज ये हो जाता है कि सुबह जब वो पर्सन अपनी ड्यूटी करने जाता है, तब आप उसका क्लिनिक जो है अच्छे से फ्री हैंडेडली काम करके संभाल सकते हो। तो उससे क्या होता है कि वहां पर आप बैठ के काम भी सीख सकते हो, और साथ में साथ आपका एक्सपीरियंस भी होता रहता है। इसके साथ ही आप कोर्सेज भी कर सकते हैं, लाइक काफी सारे डेंटिस्ट होते हैं जो कोर्सेज करा रहे हैं, आरसीटी का कोर्स हो गया, एक्सट्रैक्शन का कोर्स हो गया, आप वहां पे भी जाके काम सीख सकते हो। काम सीखना इट्स नॉट अ बिग डील, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है ना कि मुझे कोई काम नहीं सिखा रहा है, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। आज के टाइम पे हर कोई काम सिखा सकता है आपको, आप कहीं पे भी जाकर किसी से भी किसी भी डेंटिस्ट से काम सीख सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि अप्रोच इतना इजी हो गया है, सोशल मीडिया इतना आ गया है कि आप आराम से कहीं पे भी जाके काम सीख सकते हो, बशर्ते कि आप सीखना चाहते हो। अगर आप इतने केपेबल हो, ठीक है, आप अपने डेंटिस्ट से बात करते हो, वो आपको कहीं ना कहीं एक मौका जरूर देगा। आप ये मत सोचना कि आप स्केलिंग कर रहे हो तो आप स्केलिंग पे ही आपको अटका के रखेंगे, वो कहीं 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 ना कहीं आपको एक मौका जरूर देंगे। वो आपको कई बार बोल देंगे चल यार एल ही लगा दे, ठीक है, एक मौका आपको मिलेगा। बस आपको उस एक मौके के लिए प्रिपेयर रहना है, आपको उस एक मौके में उस डेंटिस्ट का भरोसा जीतना है। लाइक मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट है जो आए हैं और वो मेरे पास ही रुक गए हैं, उनको 1 साल हो चुका है और वो मेरे पास ही काम कर रहे हैं, और आज उनको मैं इंसेंटिव बेस्ड सैलरी दे रहा हूँ। तो ऐसे भी है मेरे पास। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा भरोसा जीता, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतने केपेबल है कि मैं उनको फ्री हैंडेडली पेशेंट दे सकता हूँ कि जाओ करो, और मुझे उन पर ट्रस्ट है। तो आपको सामने वाले का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही अपना पेशेंट खराब करने के लिए नहीं दे। उसके अलावा अगर आपको फ्री हैंडेडली प्रैक्टिस करनी है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं वो आपको अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे से आपको गाइड करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपको सीखने का, वो होता है इंटर्नशिप टाइम, क्योंकि इंटर्नशिप में जो आप सीखते हो ना, वो आप कहीं और नहीं सीख सकते, बिलीव मी। मैंने अपना जितना भी काम है ना, वो सारा इंटर्नशिप में सीखा है।
क्योंकि जैसे ही आप एक बार कॉलेज से बाहर निकले, उसके बाद मुश्किल है, मतलब काम आपको सिखाया जाएगा पर इतना फ्री हैंडेडली आप नहीं सीख पाओगे। और जितने आप सीनियर होते जाओगे ना, उतना आपको सवाल पूछने में शर्म आती जाएगी। और अगर आप पास भी हो गए हो और आपको लगता है कि आप उस टाइम को गवा चुके हो, तो अगेन आप अपने ही कॉलेज में जाओ और उनको बोलो कि मुझे यहाँ पे स्टाफ ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं आपके यहीं से पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे यहीं स्टाफ ज्वाइन करना है। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट कॉलेजेस में। क्योंकि अगर आप वहीं से ही पास आउट हुए हो तो आपको वो रखने से मना नहीं कर सकते, वो आपको ये नहीं बोल सकते कि आप इनकेपेबल हो स्टाफ बनने के, बिकॉज आप उसी कॉलेज से पास आउट हुए हो। तो वो आपको रखेंगे, भले कम सैलरी पे रखेंगे, लेकिन रखेंगे। और उस टाइम पर आप वहां रहकर भी काम सीख सकते और सर अगर कोई जैसे फ्रेशर होता है जो ग्रेजुएट होता है तो वो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है अगर वो किसी क्लिनिक में काम करना चाहता है, और वो सैलरी कितनी इंक्रीज हो सकती जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो अपनी सैलरी अपने वर्क के बेस पर ही अज्यूम कर सकता है। सपोज अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता है, लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं आता, तो 5-6 हजार मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको बेसिक स्केलिंग आती है, एक्सरेज लेना आता है, बेसिक एक्सट्रैक्शन आता है, लाइक ग्रेड 2 ग्रेड 3 का एलए लगाना अच्छे से आता है, आप प्रीमोलर्स तक की आरसीटी कर सकते हो, तो आप 10 से 12 हजार रुपए आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनिशियली बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप जस्ट ज्वाइन किए इंटर्नशिप के बाद इनिशियली। उसके बाद कितनी इंक्रीज हो सकती है, दैट इज नो लिमिट। आप इंसेंटिव बेस पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि मेरे क्लिनिक पर अगर मैं बताऊं तो जितने भी स्टाफ काम कर रहा है मेरे पास, जो बीडीएस स्टाफ है, उनकी पूरी सैलरी इंसेंटिव बेस है। आप जितना काम करोगे, जितने पेशेंट्स करोगे, आपकी उतनी सैलरी बनेगी। कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सैलरी कम दे रहा हूँ या मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी एक जगह पर काम किया है, मुझे पता है कि कैसा फील होता है जब आप काम करते हो और आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो जिस चीज से मैं निकला हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी और को मेरी वजह से ये चीज फील हो। तो इंसेंटिव बेस्ड सैलरी आपको मिल सकती है, और वो बहुत ज्यादा हो सकती है, आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करो एक क्लिनिक पर, तो आपकी आई थिंक 5 फिगर्स सैलरी आराम से निकल सकती है। साथ में आप संडे टू संडे जाके अपने कंसल्टेंसी वर्क भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक क्लिनिक पर डेडिकेटेडली काम कर रहे हो, आपको छुट्टी तो मिलती है संडे को, आप जाके दूसरे क्लिनिक्स पर कंसल्टेंसी वर्क कर सकते हो जो अभी नए खुले हैं। और आप देखिए हर साल, मतलब हमारी सिटी की मैं बात करूँ तो हर साल 5 से 7 नए क्लिनिक खुल रहे हैं। और जो भी नया क्लिनिक ओपन करता है वो कहीं ना कहीं अटकता है, क्योंकि अगर वो फ्रेशर है, बीडीएस होके उसने क्लिनिक ओपन किया है, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्शन में अटकेगा, कहीं ना कहीं रूट कैनाल में अटकेगा, कहीं ना कहीं किसी प्रोस्टो के काम में अटकेगा। तो वो अगर आपको आता है तो आप वहां पे जाके कंसल्टेंसी करके भी अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। है? सर जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो काफी डाउटफुल होते हैं, अगर हम यंग डेंटिस्ट हैं तो उनके साथ कैसे डील करा जाए? इनसे डील करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये चीज तो आज भी मेरे साथ हो रही है। आज भी इवन जो मेरे स्टाफ में मेरे साथ के जो रखे हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे डॉक्टर दिखते हैं मेरे कंपैरिजन में। तो वो आके कहते हैं हमें इनसे नहीं, इनसे कराना है। ठीक है, आप इनसे इलाज करा लीजिए, दैट इज ओके। इसका कोई वो नहीं है, बस आपकी बात करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि जब आप एक बार बात करो पेशेंट से तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ, इस डॉक्टर के अंदर नॉलेज है। क्योंकि आपको एक ही चीज दूसरों से अलग बना सकती है, वो है आपकी नॉलेज। आप कपड़ों में, अपने दिखने में कितना भी खर्चा कर लो, आप थोड़े टाइम के लिए अलग दिखोगे, फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। लेकिन जब आप बात करो ना, तो आपके बातों में वो नॉलेज दिखनी चाहिए। अगर वो नॉलेज दिखेगी, उसके बाद वो मरीज भूल जाता है, उसके लिए आपका चेहरा है ना सिर्फ धुंधला सा हो जाता है, उसको बस आपकी बातें सुनाई दे रही होती है कि हाँ, ये डॉक्टर जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। आपका डायग्नोसिस परफेक्ट होना चाहिए, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये सेम चीज फील करी है जो आपने सवाल पूछा उसका। और सर अगर हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और वो अपने घर पे खोलना चाहता है, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? मतलब अगर घर बिल्कुल खोल सकते हैं, पब्लिक एरिया में है तो स्पेशली। बिल्कुल खोल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा आइडिया है ये तो। और बल्कि घर पे जब आप खोलते हो तो आपको बेनिफिट ही मिलता है कि आपको रेंट नहीं देना पड़ता, और बहुत कम प्राइस में भी आप क्लिनिक रन कर सकते हो, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता चल जाती हैं कि आप कितना काम कर सकते हो। अच्छा आइडिया है ये, आप घर पे खोल सकते हो, नो डाउट। और सर इन जनरल लोकेशन कहाँ पे चूज करनी चाहिए क्लिनिक की? लोकेशन चूज करने का तो देखिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। लाइक आपको अपने आसपास की पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जैसे जहां आप क्लिनिक डालने जा रहे हो, वहां की पॉपुलेशन को स्टडी करो। क्योंकि सबसे पहली चीज तो आती है कि आपकी वहां जमीन है या आप रेंट पे ले रहे हो। अगर आप वहां पे रेंट पे ले रहे हो, तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप उस क्लिनिक को रन कर सकते हो? ठीक है, क्योंकि कई बार लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि उन्होंने गलत जगह पर क्लिनिक ओपन कर लिया और गलत डिसीजन ले लिया। तो पहले तो अपने आसपास की पॉपुलेशन को स्टडी करो कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपकी पॉपुलेशन किस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एंडोडोंटिस्ट हो, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से, टॉप कॉलेज से एंडोडोंटिस्ट का कोर्स किया है, एमडीएस हो के आए हो,
आप माइक्रोस्कोप लेकर एक गांव में बैठे हो और अब आप बोल रहे हो कि मैं 15,000 एक रूट कैनाल का चार्ज करूंगा। ठीक है, आप में कॉन्फिडेंस है, मैं मानता हूं, लेकिन कंपैरेटिवली उसके चलने के चांस कम है, या फिर आपको खुद को साबित करने में बहुत टाइम लगेगा। ओके। इसी के चलते अगर आप उसी गांव में क्लिनिक डाल रहे हो और आपको पता है कि आप बेसिक वर्क करने वाले हो, आप बेसिक रूट कैनाल, बेसिक एक्सट्रैक्शन, बेसिक फिलिंग करने वाले हो, ज्यादा हाईफाई नहीं जाने वाले, तो आपके लिए गांव की जो लोकेशन है वो बेस्ट रहेगी। अगर आप बिल्कुल हाईफाई काम करना चाहते हो तो फिर आपको किसी सिटी में जाके काम करना चाहिए। तो आप किस तरीके का काम करना चाहते हो और किस तरीके की आपकी पॉपुलेशन है, वो स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम इस चीज को स्टडी नहीं करेंगे तो हम बहुत गलत जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। और सर मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है जब हम क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो? बहुत ज्यादा। लाइक मैं तो ये कहूंगा कि आप सिर्फ इस चीज को देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, 5 स्टार की, किट कैट हो गई, कोका कोला हो गई, ये आज भी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आज भी अपनी मार्केटिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम का जो बचती है उसका 5 to 10% मार्केटिंग में लगाना चाहिए। इवन मैंने तो मार्केटिंग के कोर्सेज भी किए हैं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग और ये डिजिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। इवन जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे पास यूट्यूब से पेशेंट आते हैं, लाइक दिल्ली से, बॉम्बे से, ठीक। तो मुझे पता है कि कितना ज्यादा स्कोप है, क्योंकि लोगों को पहले पता चलना चाहिए कि आप आए हो मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो जब लोगों को पता चलेगा और बार बार ये रिकॉल होते रहेंगे पेशेंट्स, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। मार्केटिंग एक टाइप का आपको बूस्ट दे देता है आपके काम को। अब आप ये सोचो कि मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं बैठा रहूंगा, ठीक है, जो पेशेंट आते रहेंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आपके पास इतने पेशेंट है कि अब आप कर ही नहीं पा रहे हो, कि आपके लिमिट से ज्यादा आपके पास पेशेंट है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो, अपना नाम बनाना चाहते हो, तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। बेसिक मार्केटिंग हम पैम्पलेट्स वगैरह से करते हैं, लाइक बहुत कम बजट है, 500,000 रुपये, तो हम पैम्पलेट्स वगैरह से कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो अपना, जो आप काम करते हो जस्ट आपको उसकी फोटोज डालनी है और बताना है कि आपने क्या किया है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर चलते हैं, गूगल मार्केटिंग हो गई, फेसबुक मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई। तो काफी ज्यादा मार्केटिंग के तरीके हैं। और इवन अभी मैं आपको बताऊं, काफी सारे डेंटिस्ट ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि छोटी सिटीज, बड़ी सिटीज, बॉम्बे की बात कर लूं मैं, वहां पे भी जो डेंटिस्ट है जिनका अच्छा क्लिनिक चलता है, अच्छे पेशेंट्स है, वो पता है किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनवाते हैं, लाइक वो एक मूवी बनवाते हैं 10 मिनट की, जिसके बीच में कहीं ना कहीं उनका एक ऐड होता है। लाइक उसके अंदर वो जो हीरो है वो उसके क्लिनिक पे एंटर होता है, वहां पे वो इलाज कराता है, फिर वो जाता है, ठीक है। या उस मूवी के अंदर गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, उसने गुंडे बुला लिए, उसने मारा तो उसके दांत टूट गए, तो वो इस तरीके से एक स्टोरी को लिंक करके भी लोग मार्केटिंग करें, और अलग अलग तरीके की मार्केटिंग हो रही है। तो देखो, सबका सोचने का तरीका अपना अपना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। कुछ डेंटिस्ट ये भी बोल सकते हैं कि क्या जरूरत है मार्केटिंग की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो अपनी नजरें हमेशा खुली रखो, अपने चारों तरफ देखते चलो कि लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों से सीखो। तो मैं उन्हीं से ही सीखता हूँ, और जितना मैंने एनालिसिस किया है, जो बड़े बड़े डेंटिस्ट हैं और बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो भी अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कितना लग सकता है अगर हम क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं तो, मतलब हम मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं? बेसिक बेसिक अगर हम बात करें, ज्यादा हमें हाई फाई नहीं जाना है, तो बेसिक आप 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मतलब इसमें आपका डेंटल चेयर आ जाएगा, आरबीजी आ जाएगा, एक्सरे यूनिट आ जाएगी, स्केलर, और आपके बेसिक मटेरियल सारे आ जाएंगे, और अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे। तो बस मैं ये कहूंगा कि जब भी आप इंस्ट्रूमेंट परचेस करें ना, तो ये सोच के इंस्ट्रूमेंट परचेस मत करना कि ठीक है अभी के लिए चला लेते हैं, बाद में फिर अच्छा ले लेंगे। ये सोच के मत करना। अगर आप इंस्ट्रूमेंट एक ले रहे हो, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का लेना, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिक सी बात कर लेते हैं हम, जो माउथ मिरर, ट्विजर प्रोब होते हैं, वो बहुत सस्ती क्वालिटी का ले लेते हैं, फिर सोचते हैं जब चलेगा तब नया अच्छा सेट ले लेंगे। तो वो आपका जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। भले आप कम क्वांटिटी में लो, लेकिन आप अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट लो, क्योंकि जब आप अच्छी क्वालिटी में प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको उसकी आदत लग जाएगी, और आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट देने की भी आदत लग जाएगी। क्योंकि जब हम क्वालिटी के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसी टाइप से काम करने लगता है, और अगर हम सस्ता 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 करके सोचने लगते हैं, तो हमारा दिमाग फिर उसी टाइप से काम करता है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट आप, मैक्स टू मैक्स मैं खींच के बता रहा हूँ, 5 लाख में आराम से स्टार्ट कर सकते हो। आप रेंट हटा दो, अगर आपका सपना है कि बिल्कुल हाई फाई करना है, फिर आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। फिर आपको इंट्राओरल स्कैनर भी चाहिए, कैड कैम यूनिट भी चाहिए, फिर तो वो करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करें, आप आराम से 5 लाख में शुरू कर सकते हो, बिल्कुल। और सर कितने टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन हो जाएगा, और कितने टाइम में हम थोड़ा प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे? मतलब अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो ना, तो आप 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल कर सकते हो कवर, 2 to 3 मंथ्स आराम से, इंक्लूडिंग बीडीएस फीस। ओके।
ओके सर, सो और ट्रीटमेंट चार्जेस हमें कैसे डिसाइड करने चाहिए? अगेन वही आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया कि आपको अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करना है कि आपकी पॉपुलेशन है किस टाइप की। अगर आप बिल्कुल हाई फाई करना चाह रहे हो तो फिर उस अकॉर्डिंग आपके चार्जेस भी हाई होंगे, क्योंकि आपने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे रबर डैम में आरसीटी करनी है, माइक्रोस्कोप के अंडर आरसीटी करनी है, तो आपके चार्जेस ऑब्वियस सी बात है कि वो हाई होंगे। लेकिन जब आप बेसिक अपना चार्ज डिसाइड कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो भी आपका चार्ज है वो उसका आप डबल कर लो। क्यों? मटेरियल चार्ज की बात कर रहा हूँ कि उसका डबल कर लो, बिकॉज कई बार हमें जो प्रोसीजर्स हैं वो रिपीट करने पड़ते हैं, या फिर कई बार मटेरियल वेस्ट हो जाता है किसी रीजन की वजह से, तो आपका मटेरियल जो है वो कॉस्ट आपको परेशान ना करे, इसलिए मटेरियल कॉस्ट को डबल कर लो। उसके साथ में आपका जो स्टाफ वगैरह जो भी है उसका एक परसेंटेज अमाउंट, लाइक 2 to 3% उसका अमाउंट ऐड कर दो। साथ में आपका जो एक्टिव लेबर है उसको ऐड करना ना भूलें। क्या होता है कि सपोज अगर मैं आरसीटी कर रहा हूँ, मैं नया स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने बीडीएस पास करी और मैं बेसिक आरसीटी कर लेता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे एक आरसीटी करने में 1 घंटा लगता है, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे इस 1 घंटे का चार्ज 1000 रुपीज होगा। तो जो आपका मटेरियल कॉस्ट है उसके साथ आपका लेबर चार्ज भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद के लिए भी कमाना चाहते हो, ठीक है। तो वो चार्ज आपका जुड़ता है कि लाइक मेरा सर्विस चार्ज है 1000 रुपीज 1 आवर। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, लाइक आप देखते हो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, उनके चार्जेस कितने हाई होते हैं। वो इसलिए हाई होते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पर आवर का जो सर्विस कॉस्ट है वो ज्यादा है, उनका 1 घंटा काफी ज्यादा कीमती है। तो वो अपने उस टाइम की वैल्यू जानते हैं, इस वजह से उनका चार्ज हाई होता है। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका काम कैसा है और आप उस आधे घंटे का या 1 घंटे का अपनी सर्विस का क्या चार्ज कर सकते हो। और सर जो पेशेंट्स बार्गेन करते हैं उनसे कैसे डील करना चाहिए? देखिए, अगर बार्गेन करते हैं तो आप आराम से देखो, उन्हें 10% डिस्काउंट दे सकते हो, डिस्काउंट देना कोई बुरी बात नहीं है। कोई पेशेंट है और अपना मार्जिन इतना रखो कि आप 10% डिस्काउंट दे सको किसी को, क्योंकि फाइनली आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स भी आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान आपको वही करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक हमारी खुद की फैमिली की बात नहीं कर रहा, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि वो सबसे पहले आपके ऊपर ही नजरें गड़ाए हुए हैं कि बस अब मेरा दांत खराब हो गया, ये डॉक्टर बन के आ गई है, अब तो मैं इसी के पास जाने वाला हूँ। तो डिस्काउंट देने में कोई बुरी बात नहीं है, इवन पेशेंट की बात रखनी ही चाहिए। लाइक हमारे पास कोई बुजुर्ग पेशेंट आता है या कोई अ, ऐसा पेशेंट आता है, बुजुर्गों का ऐसा होता है, जो हमारे से जो ओल्डर जनरेशन है ना, उनका ऐसा रहता है, अरे बेटा थोड़ा कम कर दो थोड़ा, तो डिस्काउंट दे देना चाहिए, वो खुश होते हैं। लाइक हम ऐसा नहीं कि 10% डिस्काउंट देने से ना मैं गरीब हो रहा हूँ ना वो अमीर हो रहे हैं, ठीक है, पर हम उनकी एक बात रखते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, लाइक फील गुड। तो ठीक है, दे दो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी रूट कैनाल का चार्ज है 5,000 और सामने वाला बोला मैं तो 2.5 दूंगा, तो वो एक बिल्कुल ही अलग बात हो जाती है, फिर आपको मना ही कर देना चाहिए उस कंडीशन में। लेकिन 10% डिस्काउंट चलता है, 500, 300, 400, 500, ठीक है, चलता है। और सर कंपटीशन के साथ कैसे डील करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो और आपके आसपास कोई बहुत साल पुराना क्लिनिक है, तो मतलब आपको कैसे पेशेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि मतलब वो आपके पास आए? अगेन आपकी मार्केटिंग स्किल्स, ओके, क्योंकि जो पुराने डेंटिस्ट हैं वो शायद सोशल मीडिया को इतना अच्छे से यूज नहीं कर सकते जितना हम आज की यंग जनरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, कुछ चीजें आपके पास अच्छी हैं जो उनके पास नहीं है। आपके पास एक्टिव विजन है, लाइक जो डेंटिस्ट पुराने हो चुके हैं उनको कहीं ना कोई उनका बॉडी का स्क्रू अभी लूज हो चुका है, क्योंकि अगर कोई इतने लंबे टाइम से डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा है तो शोल्डर पेन, ठीक है, नेक पेन, ठीक है, बैक पेन, ये बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। साथ में उनको मार्केटिंग करना नहीं आता है, ठीक है। मैं बात करूँ जनरली, कुछ 2-4% हो गए जिनको आता भी होगा, तो आपके पास उनसे एक बेटर चीज है। अगर आप यूट्यूब खोल के देखोगे ना तो आपको सारे यंग डेंटिस्ट मिलेंगे, पुराने डेंटिस्ट बहुत कम मिलेंगे। तो आप अपने इस पोटेंशियल का यूज करो, उनसे कंपटीशन में एक कदम आप आगे निकल जाओगे। इसके साथ ही मार्केटिंग अपनी अच्छी करो। साथ में यही है कि आप जैसे जैसे काम करते जाओगे ना आपका नाम होता जाएगा, बस हमेशा अपने इंटेंशंस को प्योर रखना है। ऐसा नहीं है कि ये पेशेंट आया है अब तो मैं इसका मतलब कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है फिर भी मैं इसका ट्रीटमेंट करूंगा, आपको वो नहीं करना। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है स्टार्टिंग में। आपके पास पेशेंट आएंगे और जब आएंगे ना आप जेन्युइनली उनको ट्रीट करो, आप अपना समझ के उनको ट्रीट करो। और मैं आपको ये चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पुराने डेंटिस्ट हो चुके होते हैं ना उनका पेशेंस लेवल कम होता जाता है, तो आप आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद उनके पास नहीं है, तो आपको उनका यूज करना है और धीरे धीरे आप उस कंपटीशन को फाइट कर लोगे। और सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे काफी सारे ग्रेजुएट्स इम्प्लांटोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं या स्माइल डिजाइनिंग, तो वो सही टाइम क्या है ऐसे कोर्सेज करने का? हाँ, अगर आप इम्प्लांटोलॉजी और स्माइल डिजाइन में जाना चाहते हो तो पहले आप बेसिक प्रोस्थो का काम और बेसिक एक्सट्रैक्शन का वर्क सीख लो। क्योंकि क्या होता है कि आप जस्ट बीडीएस करके इम्प्लांट्स का कोर्स करने चले गए,
लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो फ्लैप थिकनेस है वो क्या होती है, आप फ्लैप को किस तरीके से उठाते हो, फ्लैप कैसा फील होता है, ओके, बोन कैसे फील होती है इंस्ट्रूमेंट से, आपको ये चीजें पता नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इम्प्लांट को समझना। या फिर आपको ये नहीं पता कि बेसिक क्राउन कटिंग क्या होती है, बेसिक दिक्कत कहाँ आती है जब हम क्राउन लगाते हैं, हाई पॉइंट्स को कैसे ठीक किया जाता है। अगर आपको ये बेसिक नहीं पता तो आप स्माइल डिजाइन में परेशान होगे। तो इसलिए पहले आप थोड़ा काम करो। आप एक्सट्रैक्शन जब करो तो आप ये देखो कि आप फ्लैप किस तरीके से उठता है, फील कैसा होता है, दांत बाहर कैसे आता है, दांत कितना फोर्स लगाने पे कैसे दांत बाहर आता है। तो जब आपको ये बोन आपका आपकी क्या फिंगर्स से होती है ना, वो लर्न करती है। आप जब एक ही चीज को बार बार करोगे ना, तो आपके हाथों में एक मेमोरी आ जाती है कि इस तरीके से काम होता है। तो उसके बाद अगर आप इम्प्लांट्स करने जाओ, उसके बाद आप स्माइल डिजाइन करने जाओ, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लाइक आपके लिए फ्रूटफुल होगा। वरना आप सीख के तो आ जाओगे लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने भी किया है, मैं समझ रहा हूँ। और साथ में अगर आप कर सकते हो तो ये जरूर करना, कंपटीशन को चेंज करके कॉपरेशन कर लेना। क्योंकि कंपटीशन में ये होता है कि तुम 2,000 ले रहे हो, मैं 1,800 ही लूंगा। अच्छा, तुम 1,800 ले रहे हो, मैं 1,000 रुपये में ही रूट कैनाल। तो कंपटीशन हमेशा, मतलब चार्जेस के अंदर अगर कंपटीशन की बात करें तो हमेशा आपको गिराएगा। लेकिन आप करो काम के अंदर कंपटीशन, तो जहां पर कोऑपरेशन आ जाता है ना, वहां पर ग्रोथ होती है, वहां पर सारी फैटर्निटी की ग्रोथ होती है। लाइक आपके आसपास के 10 क्लिनिक का रेट्स अगर सेम है, तो आप 10 बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे और टाइम के साथ आपका वर्क इंप्रूव होगा। अगर हम कंपटीशन करते रहे अपने चार्जेस के अंदर ही, तो हमारा वर्क हमेशा डिक्रीज होगा। ये ओके सर। और सर अगर कोई फ्रेशर है तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर वो फ्यूचर में प्लान कर रहा है क्लिनिक खोलने का तो? अगर कोई फ्रेशर है और कोई क्लिनिक खोलने का प्लान कर रहा है, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने इंटेंशंस अच्छे रखना, और इस इंटेंशन से काम करना कि तुम्हें दर्द भगाना है पेशेंट का, और पेशेंट के साथ हमेशा अच्छा करो। उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। और सर एक क्लिनिक से मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्लिनिक ओपन करने के बाद? अब नो लिमिट, मतलब आप 5 फिगर्स, 6 फिगर्स, 7 फिगर्स जा सकते हो आराम से। मतलब मैंने इवन ऐसे डेंटिस्ट भी देखे हैं छोटी सिटीज में, मैं बड़ी सिटीज में नहीं जा रहा, छोटी सिटीज में, जो मंथली का करोड़ अर्न करते हैं, 1 करोड़ मंथली का। तो नो लिमिट, बस आपको खुद पे बिलीव रखना होगा और अच्छा काम करते रहना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छा। ओके सर, आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जो मुझे लगता है कहीं पे भी आपको नहीं, हमें स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था ये। बहुत सारी नई चीज़ें मेरे सब्सक्राइबर्स को और यंग डेंटिस्ट को सीखने को मिलेंगी, सो थैंक यू सो मच। आपने अपनी इतनी बिजी लाइफ से टाइम निकाला स्पेशली जस्ट टू यू नो दिस, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।